देश में मुसलमानों के हालात पर जमात इस्लामी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जमात इस्लामी हिंद के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम। सलीम साहब, जो मौजू रहा, जो विषय रहा आपका, चाहे वो महाराष्ट्र में ट्रेन के अंदर एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना हो, या हरियाणा में आर्यन मिश्रा जो कथित गौरक्षकों ने जो है उसे गोली मार दी, क्या कहना चाह रही है जमात इस्लामी हिंद? पहली बात तो मैं आपका शुरू का जुमला करेक्ट करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात नहीं करती। जमात इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि ये देश जो नफरत के रास्ते पर जा रहा है, ये देश जो अराजकता के रास्ते पर जा रहा है, उससे हम चिंतित हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि देश अराजकता के रास्ते पर जा रहा है? हो रहा है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा है तो हमें अफसोस है कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि आप रोज़ाना घटनाएं हो रही हैं। कभी ट्रेन में 72 साल बुजुर्ग को मारा जा रहा है, कभी आर्यन मिश्रा को गोली चला के मार दिया जाता है, कभी किसी को ये कह कर के तुमने गाय का गोश्त खाया है ये कहकर मार दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें बराबर हो रही हैं, इससे आंख बंद करने वाला व्यक्ति की समझ पर हमें अफसोस होता है। अगर कोई ये समझता है इसके बावजूद भी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरा, बुलडोज़र चल रहा है, आपका देखें बुलडोज़र हर जगह नफ़रत का बुलडोज़र है। सेलेक्टिव लोगों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है और फिर कहा जा रहा है कि उनके घर गिराए जा रहे हैं जो पत्थर चलाते हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं जो फलां क्राइम में मुलविस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑब्जर्वेशन दिया है, और ऑब्जर्वेशन जो दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी पर इल्ज़ाम लगा देने से किसी को ये जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है कि उसका आप घर गिरा दें, या कोई अपराधी भी साबित हो जाए तब भी ये अधिकार नहीं है किसी को कि घर गिरा दे। घर गिराने के लिए एक अलग किस्म का प्रोसीजर है, उसका क्राइम और अपराध से और इल्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं वो जल्दी सामने आएंगी और उसको सरकारें उसको अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। शिमला हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सिक्खू हैं, लेकिन कल विधानसभा में काफ़ी जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली। संजौली में एक मस्जिद है, वहाँ उस मस्जिद को अवैध बताया गया, और जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि शिमला में पिछले कुछ सालों में कई सारे बाहरी लोग आकर के बस गए हैं और इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो रोहिंग्या की तरफ इशारा है, या काफ़ी लेकर के इसको गहमा गहमी भी हुई। देखिए, नफ़रत का जो एजेंडा है वो पूरे देश में चल रहा है। सरकार किसी की भी हो, नफ़रत फैलाने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं। नफ़रत फैलाने की कोशिशें हर जगह हो रही हैं। ये अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन नफ़रत फैलाने वालों को संरक्षण न दे और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ किसी ख़ास पार्टी की सरकार है तो वहाँ नफ़रत नहीं फैल रही है। ये सरकारों का दायित्व। लेकिन ये बात सही है कि कुछ जो सरकारें हैं जिनको लगता है वहाँ अपराधियों को कि ये तो हमारी सरकार है और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वहाँ ये ऐसे क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। अब हरियाणा में देखिए कितने क्राइम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने क्राइम हो रहे हैं, और यूपी में देखिए आप क्या कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी बीजेपी शासित राज्यों की तरफ आपका इशारा है, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। मैं वही कह रहा हूँ, सब जगह हो रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ ये एलिमेंट्स ज़्यादा दिलेरी के साथ ज़्यादा घटनाएं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बिल पर जेपीसी बनी, जेपीसी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल से आप लोगों की मुलाकात भी हुई है मेरे ख्याल से। क्या आप लोगों की बातचीत हुई, क्या उस मीटिंग में हुआ? आप लोग अपनी तरफ से क्या प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, क्या पॉइंट देना चाहते हैं, और वक्फ बिल आपने पढ़ी है, उसमें आप लोगों को क्या क्या एहतजाज है? देखिए, वक्फ बिल जो उसमें जो अमेंडमेंट लाने की कोशिशें हो रही हैं, तो एक बात तो हमें संतोष की और खुशी की ये है, और हम उसको अपनी कामयाबी समझते हैं कि सरकार को ये बिल जो है चाहती तो वो पास कर सकती थी, उनके पास स्ट्रेंथ था, लेकिन वो मजबूर होकर वो जेपीसी को भेजना पड़ा है। तो ये एक अच्छी हम समझते हैं कि एक सिम्टम है, और अब पूरे देश में बहस हो रही है। हमको मौका मिल रहा है, लोगों को मौका मिल रहा है कि वफ़ के बारे में लोगों को बताएं, जेपीसी के सामने वो शंकाएं हमारी और वो एप्रीहेंशंस और वो आशंकाएं
जो हमको लगता है कि ये अमेंडमेंट अगर लाए गए तो वक्फ बिल कमज़ोर होगा। क्या है शंकाएं, वही हम जानना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन क्या वो है? अभी हम आपके सामने इसलिए नहीं बता सकते कि जब तक हम जेपीसी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो वो प्रेजेंटेशन देने के बाद 2-3 दिन में हमको समय मिलने वाला है, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे उस कस्टोडियन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, जो जमीनें होंगी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कह रजिस्ट्रेशन। सकते हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का जो राइट दिया गया है, उन राइट्स को कम करने की कोशिश इन अमेंडमेंट्स में की गई है। उसके फेडरल स्ट्रक्चर को एक सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की गई है। सरकार अपने हाथ में ज़्यादा चीज़ें लेना चाहती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो वक्फ के डिफरेंट बोर्ड्स और कमिटीज़ में है, उसको वो कम करना चाहती है। तो इससे बड़ी आशंकाएं हैं। तो हम पूरी कमेटी से बहस करेंगे और बहस के बाद हम बताएंगे कि हमको क्या क्या आशंकाएं हैं। और हम ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और संगठन अमेंडमेंट के साथ पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, या फिर सरकार के पास संख्या बल है तो वो चाहे तो पास करा सकती है दोनों सदनों से? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार का इंटेंशन क्या है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि सरकार के डिसीजन ज़्यादातर पॉलिटिकल फ़ायदे को सामने रखकर होते हैं। उनको लगेगा कि इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, तो मुमकिन है वो लोगों की राय की परवाह किए बगैर, उसके पास संख्या है जी। नहीं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये बिल वापस होगा। शुक्रिया बात करने के लिए।